चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 7 फरवरी को होने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और ये सभी प्रश्न भूगोल से लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं और आप एक ऐसे वीडियो की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपको सभी प्रश्न एक साथ मिल जाए जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मृदा अपरदन भैया कहते किसको है। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या हो गया भैया, मृदा एक जगह से कट करके दूसरे जगह बह करके वो चला गया, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे क्या, देखिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मिट्टी जो है वो एक जगह से कट करके या फिर बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई। बरसात के सीजन में आप देखते होंगे कि जब बारिश हुआ तो वो नाला बन जाता है, ठीक ना। जगह जगह पे क्या बन जाता है, नाले बन जाता है, पानी जिधर से जाता है उधर बहुत सारा गड्ढा हो जाता है। या फिर आप देखते होंगे कि जब गर्मी के सीजन में बहुत तेज़ धूप रहता है और हवा बहती है और बहुत सारा मिट्टी क्या हो जाता है उसके साथ उड़ जाता है हवा के साथ। तो हवा से या फिर पानी से मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह वो चली गई, उसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, मृदा अपरदन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। यह देखिए, यह प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का बहाव हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मृदा अपरदन कहते हैं। यानी कि मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरे जगह प्राकृतिक कारणों से भी जा सकती है और मानव के कारणों से भी जा सकती है। जैसे प्राकृतिक कारणों की बात करें तो हम कैसे हो सकता है, या तो भैया बहुत तेज बाढ़ आ गया तब हो सकता है, भूस्खलन हो गया तब वो चला जाएगा, या फिर जैसे आपका बहुत तेज हवा आया तो भी मिट्टी क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह बह करके चला जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें कि मानव जनित कारणों का, तो मानव जनित क्या कारण हो सकता है, तो भैया अभी हम लोग देखते हैं कि अभी ईंटा बनाने का सीजन है, लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी काट करके दूसरी जगह ले जा रहा है कि नहीं। अब जैसे उद्योग से कचरा बहा दिया जा रहा है, तो उद्योग से जो कचरा बहा दिया जा रहा है तो उससे भी क्या होगा, या फिर उद्योग लगाने के लिए, या फिर बहुत जगह पे कोयला खनन हो रहा है, अभ्रक खनन, मतलब बहुत सारे खनिजों के खनन के कारण भी क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। अब वो जो मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उस जगह पे उस गड्ढे को भरने के लिए फिर दूसरी जगह से मिट्टी, या फिर जब बारिश हुआ तो वहाँ पे पानी बह के चल जाता है, तो उसी से हम क्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना पंचम। चलो फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर लिखिए, ठीक ना। देखिए आज अगर आप 10 क्लास का पूरी तरह से भूगोल को अगर आप समझते हुए जा रहे हैं, इतिहास को समझते हुए जा रहे हैं, तो आप ये बात निश्चिंत रहिए कि आपको कक्षा 12 में जो आप भूगोल इतिहास जो आप सब्जेक्ट रखिएगा कक्षा 11-12 में, तो वहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा हूबहू यही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक ना। वहाँ पर भी आपको कोई अलग से प्रश्न नहीं, जिस तरह से आप देखे होंगे कक्षा 8 में जो आप पढ़े वही आपको कक्षा 10 में देखने को मिल रहा है, तो यही 10 आपको 12 में भी मिलेगा। तो ये प्रश्न आपको 10 क्लास के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपको 12 क्लास में भी यह बहुत ज़्यादा मदद करेगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा है परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग परंपरागत ऊर्जा का बात करेंगे, फिर हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का भी बात करेंगे। देखिए परंपरागत ऊर्जा, तो यह भी प्राचीन काल से प्रयोग होने वाला ऊर्जा के साधन है जिनकी मात्रा क्या है, सीमित है, ठीक ना। परंपरागत ऊर्जा की मात्रा क्या है बच्चों, तो इसकी मात्रा सीमित है, ठीक नहीं, इसकी भंडारण क्या है, सीमित है, ये जल्दी ही क्या हो सकता है। अब देखिए अगर किसी का अगर ऊर्जा का मात्रा, ऊर्जा का साधन अगर सीमित है, ठीक ना, ऊर्जा का वो संसाधन क्या है, सीमित रूप से है, तो वो कभी भी क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। यानी कि हम जितना ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे, जितना जल्दी, जितना अधिक हम लोग उपयोग करेंगे उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए यह समाप्त होने वाले साधन है। अगर हम बात करें तो यह कभी, अगर हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का भी अगर हम लोग साथ साथ में देखते जाए तो देखिए यह प्राचीन काल से प्रयोग होने वाला साधन है, बहुत सालों पहले से हम लोग देख रहे हैं, कोयला, लकड़ी, ये सभी क्या हो रहा है, बहुत सालों से उपयोग में लाया जा रहा है।
और गैर परंपरागत ऊर्जा का भी अगर हम बात करें तो यह भी प्राचीन काल से ही प्रयोग होने वाला है, किंतु इनका आज के संदर्भ में महत्व क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये भी बहुत साल पहले, बहुत दिनों से ये हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आज इसका महत्व पहले की तुलना में क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है ना। और देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि यह समाप्त होने वाला साधन है, ठीक ना। कौन? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, क्योंकि इसका भंडारण सीमित है इसलिए यह समाप्त हो सकता है, लेकिन इसका भंडारण सीमित नहीं है और इसीलिए यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, चाहे हम इसका जितना भी उपयोग कर लें, परंतु यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इसका अगर हम बात करें तो इसमें आ गया आपका कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति, परंपरागत ऊर्जा की श्रेणी में ये सभी आते हैं, ठीक ना। ये सभी क्या है, तो ये सभी कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ठीक ना, यानी कि ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। जैसे आप कोयला हम लोग जितना ज़्यादा अभी उपयोग कर रहे हैं, कोयला एक बार अगर समाप्त हो गया तो इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। लेकिन वही बात करते हैं अगर हम लोग सौर ऊर्जा का, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक ना, तो ये कभी भी जीवन में कभी भी आप सौर ऊर्जा, आप इतने दिनों से, आप जब से जन्म हुआ तब से आप सूर्य को देख रहे हैं, आप कई सालों, कई हजारों पीढ़ियों से लोग देख रहा है, लेकिन क्या आज भी सूर्य का प्रकाश खत्म हो पाया है क्या? नहीं खत्म हुआ है, ठीक ना। या आप देखिए भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक ना। कूड़े कचरे, गोबर, मल मूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में भी आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो कभी कचरा कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो इससे भी तैयार ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक ना। फिर देखिए यह ऊर्जा का सुविधाजनक और बहु प्रचलित रूप है। ये देखिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, सुविधाजनक है। कौन? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसको हम लोग डायरेक्ट प्रकृति से लेते हैं और उसका तुरंत हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन अगर गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग व्यापक और बड़े स्तर पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका अगर बात करें तो इसको हम लोग बड़े पैमाने पर इसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य क्या है। हम लोग देखिए पानी को, वर्षा का पानी को, वर्षा का जल को हम लोग एक जगह एकत्रित करके रख रहे हैं, ठीक ना, इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम इसके पानी को हम लोग क्यों इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक ना, बहने के लिए हम लोग क्यों नहीं छोड़ देते, आखिर इसका क्या कारण है। तो देखिए वर्षा के जल को, वर्षा के जल संग्रहण के निम्नलिखित उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य हैं, तो हम लोग लिखेंगे भैया जल की बढ़ती मांग को पूरा करना। अब आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो जल की आपूर्ति कम हो, मतलब जल का डिमांड कम होता है, ज़्यादा होता है शहरों की तुलना में, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कम है और जनसंख्या कम है, प्लस भौम जल स्तर इधर क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि इधर हम लोग देखते हैं गांव के क्षेत्र में क्या होता है कि गांव क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो जिसके कारण भौम जल स्तर ऊपर होता है। लेकिन अगर हम लोग वही बात करते हैं शहरी क्षेत्रों का, तो शहरी क्षेत्रों में शहरीकरण के कारण क्या है कि बहुत लोग क्या कर दिए, पेड़ को पूरी तरह से साफ कर दिए। अब पेड़ ही नहीं है तो भौम जल स्तर उसका नीचे चला गया, क्योंकि देखिए जब वर्षा का पानी आता है, बरसात जब होता है, तो बरसात का पानी को ज़मीन के नीचे जाने का जब जमीन के नीचे जाएगा, अगर मान लीजिए ये आपका ज़मीन है, अब यहाँ पे बारिश की बूंदें यहाँ पे पड़ी, अब ये पानी जब नीचे जाएगी तब तो हम लोग यहाँ से फिर कुएं के माध्यम से फिर हम लोग इसको ऊपर ले पाएंगे। अब हम लोग क्या कर दिए हैं, शहरी क्षेत्र में आप देखते होंगे कि पूरी तरह से सड़क भी आपका प्लास्टर है, उसके बाद नली भी सीमेंट से प्लास्टर है, आंगन भी सीमेंट से प्लास्टर है। अब यहाँ पे जो वर्षा का पानी है वो कभी नीचे जा ही नहीं पाया, ठीक ना, नली में गया, नली से नदी, नदी से वो सीधे बाहर चला गया। अब वहाँ का भौम जल स्तर क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो बोरिंग में भी पानी नहीं है, अब बोरिंग में भी पानी नहीं है तो वहाँ के लोग फिर गर्मी के दिनों में या फिर अन्य दिनों में पानी कहाँ से पिएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, सप्लाई पानी देना होगा। अब सप्लाई पानी हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो भैया आपको डैम बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए तो क्या है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, तो भैया वर्षा जल संग्रहण करने की, या तो आप टाँका बना के कर रहे हैं, डैम बना के कर रहे हैं, चेक डैम बना के कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी रूप से आपको पानी का क्या करना पड़ेगा, तो एक जगह संग्रहित करके रखना पड़ेगा, जबकि ज़रूरत के समय में उसको निकाल करके आप यूज कर सकते हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे, जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वर्षा जल संग्रहण कर रहे हैं। और देखिए सड़कों को जल भराव से
बचाने के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि वर्षा जल संग्रहण नहीं करते हैं, टाँका बना के नहीं करते हैं या फिर डैम बना के नहीं करते हैं, तो वही पानी क्या हो जाएगा कि बहते जाएगा बहते जाएगा बहते जाएगा, तो आपका सड़क में जो भी गड्ढा है उस जगह पे क्या हो जाएगा, पानी भरा रहेगा। अब वहाँ पे पानी भरा रहेगा तो उसके कारण से क्या होगा भैया, बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होगी, फिर आप हॉस्पिटल जाइएगा, फिर हॉस्पिटल में बिल भरिएगा, वहीं से फिर स्वाहा हो जाइएगा, है कि नहीं। फिर देखिए अगला, भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता तथा जल स्तर को बढ़ाना, ठीक ना, और भौम जल प्रदूषण को घटाना, भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी कि देखिए भौम जल का मतलब है भूमि का जल स्तर को ऊंचा करना, ठीक ना, और इसकी क्वालिटी को बेटर करना, ठीक। ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना, यानी कि देखिए गर्मी के सीजन में, गर्मी के दिनों में या फिर लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना, यानी कि हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहाँ पे जब जल की कमी है तो उस जल की कमी को पूरा करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं, ठीक ना। आधारभूत उद्योग हम लोग कहते किसको है, उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करने को बोला गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक है आपका मूल उद्योग और एक हो गया आपका उपभोक्ता उद्योग। अब मूल उद्योग और उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो हम लोग बात करते हैं पहले मूल उद्योग का। तो वे महत्वपूर्ण उद्योग जिन पर अन्य उद्योग आधारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मूल उद्योग कहते हैं, ठीक ना। देखिए वे महत्वपूर्ण उद्योग जिन पर अन्य उद्योग क्या है, आधारित है, यानी कि उस पर क्या है, अन्य उद्योग उस पर आश्रित है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल उद्योग कहते हैं। मूल उद्योग या फिर बुनियादी उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग तथा भारी मशीन निर्माण उद्योग इसी वर्ग के उद्योग हैं, ठीक ना। और वहीं अगर हम बात करें उपभोक्ता उद्योग, तो वे उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः लोगों के उपभोग के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे कि दुग्ध योजना या फिर फाउंडेशन पेन उद्योग उपभोक्ता उद्योग के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मूल उद्योग। मूल उद्योग का मूल उद्योग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आप जो भी आप जैसे मान लीजिए आपको पेन का फैक्ट्री लगाना है, तो भैया पेन का अगर उद्योग लगाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए, और मशीन कहाँ पे बन रहा है, तो मशीन आपका मूल उद्योग में बन रहा है, ठीक ना। मशीन कहाँ पे बन रहा है, मूल उद्योग में बन रहा है, और मूल उद्योग पर ही कौन आश्रित है, तो भैया अन्य उद्योग आश्रित है। यानी कि जहाँ पे शुरुआती बुनियादी चीज़ जहाँ पे बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल उद्योग कहते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल उद्योग कहते हैं। और जहाँ पे डायरेक्ट उपभोक्ता के लिए माल तैयार किया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट उसको ला करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप दूध से क्या बना लिए, पनीर बना लिए, या फिर जैसे आप गन्ना से गुड़ बना लिए, गुड़ से चीनी बना ली, तो ये आपका कौन सा उद्योग कहलाएगा, उपभोक्ता उद्योग। यानी कि वो क्या है कि डायरेक्ट हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। गुड़ गन्ना से क्या बना लिए, गुड़ बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो कौन सा श्रेणी में आ जाएगा, उपभोक्ता उद्योग का, ठीक ना। लेकिन हम लोग डायरेक्ट जिसका उपयोग नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या, कौन सा उद्योग में लेके आएंगे, तो उसको हम लोग मूल उद्योग की श्रेणी में रखेंगे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जल क्या है, ठीक ना। सबसे पहले तो भैया कि आप ये जो जल या फिर पानी के बारे में आप सुन रहे हैं तो ये आखिर है क्या। हम लोग देखिए जल सबको जानते हैं, परंतु जब प्रश्न पूछा जाए कि भैया जल क्या है तो पता चले हम दो शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, है कि नहीं, कि जल क्या है। तो आप लोग जो भी जानते हैं कमेंट करके बताइए कि आप जल के बारे में पहले से जान रहे हैं कि जल क्या है। तो देखिए हम लोग सभी को साइंस में भी हम लोग पढ़े हैं कि भैया जल या फिर पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जो कि दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ है। यानी कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु, 2 परमाणु और ऑक्सीजन 1, ठीक ना। यानी कि जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1
ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ है और ये सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। अगर हम बात करते हैं कि इस धरती पे आप जो है वो भोजन के बिना जिंदा रह सकते हैं, ठीक ना, परंतु पानी, भोजन के बिना आप 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना शायद आप 24 घंटा 48 घंटा तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कि बिना जल के कोई भी जीव, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव जल के बिना ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता है, यानी कि उसका मृत्यु निश्चिंत है, ठीक ना। देखिए, यह सारे प्राणियों का जीवन का क्या है, आधार है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो जल शब्द का प्रयोग द्रव के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था यानी कि बर्फ और गैस अवस्था यानी कि भाप में भी पाया जाता है। अगर हम बात करें जल का, तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो हमें तीनों ही अवस्था में देखने को मिलता है। यानी कि जब वो द्रव अवस्था में रहता है तब उसे हम लोग जल कहते हैं, जब वो ठोस अवस्था में होता है तब हम उसे बर्फ़ कहते हैं, जब वो गैस अवस्था में होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, भाप कहते हैं, ठीक है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। तो यानी कि जल जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है और यह क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग इस तरह से जब परीक्षा में लिखेंगे तभी आपको नंबर दिया जाएगा और ये प्रश्न आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। कितने अंकों के लिए पूछा जाएगा बच्चों, तो यह प्रश्न आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिमालय क्या है, हिमालय यव क्या है, यह संकट में क्यों है, ठीक ना। देखिए, हिमालय यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकलता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के उपयोग में इसका प्रयोग के लिए किया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कैंसर नामक बीमारी अगर हो गई है तो उसे यह पौधे का जड़ हो गया, छाल हो गया, पत्ता हो गया, टहनी, यानी कि उससे दवाई बना करके उसको पिलाया जाता है, ठीक ना। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके तहत निष्कासन से इन वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। यानी कि अभी लोगों को इतना अधिक इस पौधे की आवश्यकता है कि आज वो खतरे की श्रेणी में आ गया है। यानी कि जितना ज़्यादा उस पौधे को लगाया नहीं जा रहा उससे ज़्यादा उसका डिमांड हो रहा है, ठीक ना। जैसे आप पुष्पा मूवी में देखे होंगे कि किस तरह से चंदन लकड़ी का क्या होता है, तस्करी होता है ना, चंदन लकड़ी को बेचा जा रहा है, उसका तस्करी किया जाता है। तो उसी प्रकार से अभी ये वृक्ष का भी क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। और ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों, तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में यह पाया जाता है, ठीक ना। चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि नदी घाटी परियोजना के क्या लाभ हैं, ठीक ना। नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। देखिए, नदी घाटी परियोजना, तो नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ है। क्या क्या लाभ है भैया नदी घाटी परियोजना का, मतलब क्या है कि नदी घाटी परियोजना हम लोग कहते हैं किसको है, तो नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होगा कि नदी को हम लोग रोक करके और डैम बना रहे हैं, नदी का पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या करें, नदी घाटी परियोजना। तो इससे हमें क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलती है, हमें आखिर इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग नदी घाटी योजना क्यों तैयार करते हैं। तो देखिए, इसका कारण क्या है कि विद्युत का उत्पादन करना। जैसे कि आप लोग एक जानते होंगे सिकीदिरी पावर प्लांट, ठीक ना। सिकीदिरी में विद्युत बनाया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। और वो कैसे उत्पादन किया जाता है, तो जल से है ना। गेतल शुद्ध डैम है, गेतल शुद्ध डैम से जल जो है वो कहाँ आता है, सिकीदिरी पावर हाउस में, और सिकीदिरी पावर हाउस में उस जल से टरबाइन को घुमाने में उसका मदद लिया जाता है उस पानी का। तो देखिए, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नदी घाटी परियोजना लेकर आ रहे हैं, है ना। यानी कि हम लोग डैम बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ़ायदा का चीज़ है। उसके बाद और क्या कारण है,
तो बाढ़ पर नियंत्रण पाना, यानी कि जब बहुत तेज़ी से बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा पानी बह रही, तो उस पानी को डैम क्या करती है, रोक करके रखती है, ठीक ना। डैम क्या करती है, रोक करके रखती है, तो जिसके कारण से बाढ़ का खतरा कम हो जाता है कि नहीं। और मृदा अपरदन को भी यह रोकते हैं, यानी कि देखिए पानी जब तेज़ी से अगर बहेगी, पानी, अब हम लोग पहले ही प्रश्न पे बात किए कि अगर जब बरसात ज़्यादा होता है, पानी तेज़ी से बहेगी तो अपने साथ वो मिट्टी का कटाव करेगी, मिट्टी को अपने साथ बहा करके ले जाएगी। अब देखिए जब हम लोग डैम बना करके उस पानी को ही हम लोग क्या कर दिए, पानी का गति को हम लोग क्या कर दिए, कम कर दिए। अब जब पानी का गति कम कर दिए तो पानी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। अब पानी जब तेज़ी से नहीं बहेगा तो मृदा अपरदन क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, है ना। यानी कि क्या कर सकते हैं बच्चों, तो मृदा अपरदन पर हम लोग इससे रोक लगा सकते हैं, ठीक ना। और देखिए अंततः स्थलीय जल परिवहन, ठीक ना। अतः स्थलीय जल परिवहन, यानी कि आप देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये आपका डैम है, ठीक ना, ये हम लोग एक डैम मान लेते हैं कि ये आपका डैम वाला क्षेत्र है, ठीक ना। तो अगर इस जगह से इस जगह तक आपको जाना है, ठीक ना, तो आप इधर से रास्ता से घूम के जाना पड़ता था, लेकिन हम यहाँ से भी नौका के माध्यम से जा सकते हैं, या फिर नौका चालन हम लोग कर सकते हैं, पर्यटक स्थल इससे हम लोग बना सकते हैं, यानी कि इससे हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको ये प्रश्न 2 अंक के लिए अगर पूछा जाए तो आप मैक्सिमम 2 से 3 4 आप लोग इसका उदाहरण देके बता सकते हैं ना। यानी कि नौका चालन के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, पर्यटन स्थल बनाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, है कि नहीं। चलिए फिर आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, ठीक ना। आखिर भूमि निम्नीकरण का क्या क्या कारण है, भूमि निम्नीकरण क्यों हो रही। देखिए यह मृदा अपरदन से रिलेटेड प्रश्न है। अगर जहाँ पे मृदा अपरदन हो रहा है तो भूमि निम्नीकरण भी होगा। यानी कि देखिए मिट्टी में, कोई भी ज़मीन में जो मिट्टी का जो उपजाऊ मिट्टी जो होता है वो ज़मीन का ऊपरी मिट्टी होता है, ठीक ना। मान लीजिए ये ज़मीन का ऊपरी मिट्टी जो है वही क्या होता है, उपजाऊ होता है। हम लोग जैसे अभी देखते होंगे कहीं पर भी अगर आप कुआं जैसे कोड़ रहे हैं तो कुआं कोड़ते हैं तो कुआं का साइड में जो ज़मीन के नीचे का मिट्टी उठा करके रखा जाता है, उसमें देखते हैं बहुत दिनों तक उसमें घास तक नहीं उगता है। यानी क्यों नहीं उगता है उस मिट्टी पे, तो वो जब ज़मीन से बहुत नीचे का जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होता है, यानी कि उसमें घास तक भी नहीं उग रहा है। तो यानी कि मिट्टी का, यानी कि ज़मीन का कौन सा मिट्टी उपजाऊ है, तो ज़मीन का ऊपरी मिट्टी उपजाऊ है। और वही मिट्टी जब कट करके बह करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो उसका उपजाऊ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण। यानी कि देखिए भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से मृदा का उर्वरा शक्ति में लगातार होने वाली कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, भूमि क्षरण या फिर भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। देखिए भूमि निम्नीकरण के कुछ कारण है। क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है, तो वनोन्मूलन, आधुनिक विधि में वनों का प्रतिशत में कमी होती जा रही, कृषि के कारण एवं शहरीकरण के कारण वनों की मात्रा में कमी होती जा रही, और वनों के नहीं होने से भूमि का निम्नीकरण क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि हम जितने तेज़ी से हम लोग जंगलों का कटाव कर रहे हैं। अब जंगलों का कटाव कर रहे हैं तो उसके जंगल का जंगल काट करके हम लोग क्या लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। अब वो उद्योग से निकलने वाला जो धुआं है, जो कचरा है, वो उसी ज़मीन पे पड़ रहा है। अब वो ज़मीन का जो उर्वरा शक्ति है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद आप बहुत सारे उद्योग जो देखते हैं वो उद्योग नदी के किनारे बसाया जा रहा है, ठीक ना। उद्योग सभी क्या है, नदी के किनारे। अब उद्योग से निकलने वाला जो कचरा है, उद्योग से निकलने वाला जो पानी है, उसको उसी नदी में क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है। अब देखिए जब उसको उसी नदी में बहा दिया गया तो वो नदी पूरी तरह से कचरा हो गया, उसमें केमिकल्स मिल गया। अब वही नदी का पानी आगे चल के कोई किसान क्या कर रहा है कि उसी नदी के पानी को सिंचाई के लिए उपयोग कर रहा है। अब जब उसे सिंचाई के लिए उपयोग कर रहा है तो वो पानी क्या है, जो केमिकल युक्त पानी है वो ज़मीन पे जा रहा है और ज़मीन का उपजाऊ क्षमता को, उपजाऊ उर्वरा शक्ति को कम कर रहा है। अब देखिए अब वहाँ पर जो हम लोग पौधा लगा रहे हैं वो पौधा उसी रसायन वाला पानी से क्या हो रहा है, सिंचित हो रहा है। तो वो जो हम लोग जो फसल उपजाए वो फसल भी क्या हो गया, केमिकल। अब उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो आज हम बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, तो उसका मुख्य कारण क्या है,
उद्योग का लगना, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उद्योग भूमि निम्नीकरण के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, कारगर है। देखिए अति पशुचारण, अगला कारण हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, तो अति पशुचारण, भूमि पर अत्यधिक पशुचारण के कारण भी क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और क्या क्या कारण है, तो अत्यधिक सिंचाई हो गया आपका, कि अत्यधिक सिंचाई के कारण भी क्या हो रहा है, मिट्टी जो है वो कट करके एक जगह से दूसरी जगह बह करके चली जा रही, तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है ना। चलिए और क्या कारण है, तो और कारण है आपका खनन, ठीक ना। और क्या कारण है बच्चों, तो और है आपका खनन। हम लोग देखते हैं कि कोयला खदान के लिए, या फिर अभी जो हम लोग बात किए कि भैया ईंट बनाने के लिए, अब ईंट बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, और मिट्टी क्या हो रहा है भैया, कहाँ से मिट्टी ला रहे हैं, तो मिट्टी कहीं ना कहीं ज़मीन को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड़ करके हम लोग ला रहे हैं। अब जहाँ से उस मिट्टी को कोड़ के लाए, अब वहाँ पे तो कोई ना कोई फसल कभी ना कभी उपजाया जा रहा था। अब जहाँ से हम लोग कोड़े वहाँ का मिट्टी कट करके आ गया, अब वो जो वहाँ का मिट्टी कट करके आया तो वहाँ का ज़मीन का उपजाऊ क्षमता क्या हो गया, घट गया। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि अत्यधिक खनन के कारण, जैसे कि कोयला खनन, बॉक्साइट इत्यादि खनिजों के खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। खनिजों के खनन से मिट्टी की मात्रा में कमी होती है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ रही है, ठीक ना। और अगला कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई, जिस पर अभी हम लोग बात करें कि अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह जल के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है, और इस कारण से भी क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, ठीक ना। और क्या लिखेंगे, तो भैया औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ, है ना। अभी हम लोग बात की कि भैया जो भी फैक्ट्री से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है वो कहाँ पे बहा दिया जा रहा है, नदी में बहा दिया जा रहा है, और वही नदी का पानी एक किसान सिंचाई के लिए मशीन के माध्यम से अपने खेत में डाल रहा है। अब वो जो खेत में डाला तो उसका क्या हो जाएगा, तो भैया ज़मीन का उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगा। देखिए यानी कि औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से जो जल बाहर निकलता है वो मिट्टी में उसका बहाव ही होता है, और मिट्टी उसके साथ क्या हो जाती है, बह जाती है, या फिर प्रदूषण कारक सम्मिलित हो जाता है, जिससे भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। यानी कि वहाँ से जो कचरा निकल रहा है उसको बहाया जाता है, तो जहाँ से बहाया जा रहा है वहाँ का नली बन रहा है, तो उसके वजह से भी मृदा भूमि निम्नीकरण हो रहा है, या फिर जो सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है वो भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया उपयुक्त कारणों के द्वारा भूमि का निम्नीकरण लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। इन कारणों को कम करके ही हम भूमि का निम्नीकरण को रोक सकते हैं, अन्यथा भूमि निम्नीकरण को रोकना संभव नहीं है, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो ये बात की कि वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका है, और इसमें वर्षा के जल को रोकने के लिए विशेष ढांचे जैसे कि कुएं, गड्ढे, बांध इत्यादि का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण करते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, आपको 2 अंक के लिए पूछेगा, तो आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं कि भैया वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण कर रहे हैं। यही हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक ना। और इसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो भैया कुआं बनाकर भी कर सकते हैं, गड्ढा यानी कि डोभा, आप देखते होंगे कि गाँव में अभी सरकार क्या करके योजना लाई है कि भैया डोभा बना रही है, ठीक ना। डोभा बना रही है तो डोभा वैसे जगह में बनाने बोलती है जहाँ पे ढलान वाला क्षेत्र है, ताकि बारिश का पानी सीधे उस जगह पे जा कर के क्या हो सके, रुके, और ज़मीन पे नीचे क्या हो जाए, पानी पहुँच सके, ठीक ना। बांध आदि का निर्माण किया जा रहा है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा गया है कि भैया जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है। देखिए जैव आरक्षित क्षेत्र एक बहुउद्देश्य सुरक्षित क्षेत्र होता है, जहां वैज्ञानिक, स्थानीय लोग एवं सरकारी अधिकारी मिलकर कार्य करते हैं ताकि वन्य प्राणियों और प्राकृतिक संपदा की अच्छे ढंग से सुरक्षा की जा सके, ठीक ना। देखिए आरक्षित मतलब क्या है, जहाँ पे आरक्षण यानी कि उसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान किया गया है, ठीक ना। यानी कि वहाँ पे कोई भी अन्य व्यक्ति वहाँ पे हस्तक्षेप
नहीं कर सकता है। तो देखिए, आरक्षित का मतलब बहुउद्देशीय सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे वैज्ञानिक, स्थानीय लोग एवं सरकारी अधिकारी मिलकर एक कार्य करते हैं ताकि वन्य प्राणी और प्राकृतिक संपदा की अच्छी ढंग से सुरक्षा किया जा सके अथवा उनका उचित उपयोग किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्यों को करने की विशेषकर स्थानीय लोगों को आज्ञा दी जाती है और उन्हें नौकरियां भी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक ना, सेनानियों को भी स्वतंत्र रूप से आने दिया जाता है ताकि आर्थिक संसाधन को बढ़ाया जा सके। यानी कि सबसे पहले वहाँ के आसपास के लोगों को नौकरी के लिए भी क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है ताकि आप उस क्षेत्र से हैं, आप उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से जान रहे हैं, आप उसकी रक्षा भी करेंगे और आप उस जंगल से आप ज़रूरत का चीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक ना, तो आरक्षित का मतलब हो गया कि भैया वैसे रिजर्व क्षेत्र जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को आने जाने से पूर्णतः क्या है, पाबंदी लगा दिया जाता है। यानी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सरकारी अधिकारी ही वहाँ पे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। ठीक ना, क्या पूछा गया है कि भैया भारतीय कृषि की 4 मुख्य विशेषता क्या क्या है ना। हम लोग देखिए भारत के लोग हैं, हम लोग अधिकतर बच्चे क्या हैं, किसान घर से, तो आखिर भैया किसान की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान है जिसमें कृषि की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी विशेषताएं, तो भैया खेती में पशुओं की मुख्य भूमिका होती है। अभी देखिए हम लोग को जो खेत में गोबर डालना है, तो भैया गोबर कहाँ से आएगा, तो कोई ना कोई पशु से ही आएगा, है ना। खाद के रूप में हम लोग गोबर का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया, अच्छा इसमें आप कचरा भी डाल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि भैया रोटावेटर से या फिर बहुत सारे मशीन से आप जुताई कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल 20 साल 25 साल पहले अगर आप बात करें तो लोग खेतों में जुताई किससे करते थे, तो बैल से, है ना, काड़ा से, भैंस से जुताई करते थे। तो उस समय किसकी भूमिका थी, तो उस समय पशुओं की भूमिका होती थी। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि खेती में पशुओं की भूमिका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी भूमिका क्या है भैया, तो भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर ही आधारित है। यानी कि आज अगर देखिए भारत में, तो भारत आज उतना भी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया है कि हर जगह पे आपका बोरिंग मिले, नहर मिले, डैम मिले, ऐसा हर जगह पे संभव नहीं हो पाया। यानी कि अधिकतर जगह, अधिकतर ज़मीन आज, अधिकतर खेती किस पर आश्रित है बच्चों, तो मानसून पर है। ठीक ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी आप बाकी सीजन में देख रहे हैं कि बहुत सारा खेत क्या है, परती रह जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात आता है, पानी बरसता है, तो पानी के समय हम देखते हैं कि लगभग सभी खेत बाड़ी में क्या है, कुछ ना कुछ फसल लगाया जाता है। खेतों में धान लगाते हैं, बाकी जो परती टाँड़ है उसमें हम लोग अरहर लगा देते हैं या शकरकंद लगा देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग खेती, उसमें कुछ जो बच गया उसमें हम लोग मूंगफली की खेती कर लेते हैं कि नहीं, तिल, जौ, ये सब बहुत सारा खेती हम लोग कर लेते हैं। यानी कि अधिकतर खेतों में हम लोग मानसून समय पर ही क्या लगाते हैं, फसल लगाते हैं। फिर क्या लिखेंगे कि भैया भारतीय कृषि में जोतों का आकार क्या है, छोटा है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ के किसानों के पास ऐसे बड़े बड़े ज़मीन नहीं है, बल्कि इनके पास बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, ज़मीन उपलब्ध है। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जोत कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि भारतीय कृषि में जोतों का आकार क्या है, बहुत ही छोटा छोटा है। और उत्पादन में खाद्य पदार्थों की बहुत अधिकता रहती है। ठीक ना, हम लोग अत्यधिक उत्पादन किसके करते हैं बच्चों, तो खाद्य पदार्थ का ही हम लोग ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो ये यहाँ की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक ना, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो खेती में पशुओं की भूमिका ज़्यादातर मुख्य भूमिका रहती है और भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर आधारित है और भारतीय कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है, उत्पादन में खाद्य पदार्थ की बहुत अधिकता रहती है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे हम लोग कि जल संग्रहण प्रणाली सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से एक महत्वपूर्ण उपाय है। प्राचीन समय में भी लोग वर्षा प्रदेश, मृदा की बनावट तथा
वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित थे। पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी हिमालय प्रदेश में लोग कृषि के लिए गुल अथवा कुल यानी कि नालियों का निर्माण करते थे। राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करते थे। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्र में बदल दिया जाता था। इससे उनमें पानी भरा रहता था जो मृदा को आर्द्र बनाए रखता था। जैसलमेर में खादेन और अन्य भागों में जोहाड़ इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि देखिए, राजस्थान के लोग पानी की कमी को भलीभांति समझते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है। तो वहाँ के लोग वर्षा जल संग्रहण कैसे करते थे? तो भैया टाँका बना के, है ना, तो क्या करते थे कि छत का जो पानी होता था, छत का पानी को ऐसे ही गिर के बहने के लिए नहीं छोड़ देते थे। छत का पानी को व्यवस्थित ढंग से उसे पाइप के माध्यम से नीचे उतारा जाता था और घर के नीचे एक टाँका कोड़ा जाता था, ठीक ना। जैसे हम लोग अभी बाथरूम का गड्ढा कोड़ते हैं ना, उसी प्रकार से वो लोग क्या करते थे, टाँका कोड़ते थे और छत का पानी को सीधे टाँके में गिराया जाता था, ताकि क्या हो सके कि भैया जो नीचे से आपको ठंडा भी दे रहा है तो गर्मी में नहीं लगता था, ठीक ना। गर्मी के सीज़न में भी गर्मी नहीं लगता था, यानी कि वो एक तरह से एसी का काम कर रहा है। और ऊपर से जब बरसात ख़त्म हो जाती थी और जब पानी की समस्या होती थी तो उस समय वो वहीं से पानी निकाल करके उसे क्या करते थे, पीने के लिए उपयोग में लाते थे, ठीक ना। तो इसका हमें उदाहरण जैसलमेर में खादेन और अन्य भागों में जोहड़ इसके उदाहरण हमें देखने को भी मिलते हैं, ठीक ना। आप बुक में इसका फोटो भी आपको दिया हुआ है कि राजस्थान के अर्धशुष्क, क्या लिखेंगे कि राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने की पानी संग्रहित करने के लिए वहाँ भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते थे और इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता था। अभी बताया ना आपको कि भैया जिस प्रकार से आप लोग आज की जनरेशन, आज का ज़माना में लोग को देखते हैं कि भैया बाथरूम का गड्ढा घर के नीचे कोड़ रहे हैं, तो उस प्रकार उस समय भी टाँका कोड़ते थे, लेकिन उस समय पानी संग्रहित कर। अभी हम लोग क्या संग्रहित कर रहे हैं, तो मलमूत्र संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या किया जाता था, पानी संग्रहित किया जाता था, ठीक ना। तो देखिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करता था और इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता था। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा टाँका था। टाँका यहाँ सुव्यवस्थित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर के आंगन में बनाया जाता था। वह घरों की ढलुआ क्षेत्रों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते थे और छत से वर्षा का पानी इन नालों में होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा तक संग्रहित किया जा सकता था और यह इसे जल की कमी ऋतु तक वाले ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता था, ठीक ना। यानी कि जब गर्मी के सीजन में जब पानी की अपार कमी होती थी तो उस समय पीने के लिए इसी का पानी का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नदी द्रोणी किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों, पूछा गया कि भैया नदी द्रोणी हम लोग कहते किसको, आखिर नदी द्रोणी है क्या। तो लिखेंगे कि नदी द्रोणी एक क्षेत्र है जिसके जल को नदी और उसके सहायक नदियां बहा करके ले जाती है, ठीक ना। जल संभर सहायक नदी की द्रोणी, इसमें एक छोटी नदी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती, परंतु जब कभी वर्षा होती है तो वहाँ से होकर जल बहता है और अंततः किसी न किसी नदी में मिल जाता है। यानी कि देखिए एक आपका इस प्रकार से एक नदी है। अब देखिए जब बारिश हो रहा है तो उस समय हो सके इधर से एक आया नाला, इधर से एक नाला आया, इधर से एक नाला आया, इधर से एक गया, इधर से गया, इधर से गया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये कहीं कहीं पे ये जो जहाँ पे ये मिल के और इस नदी का निर्माण कर रही है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नदी द्रोणी कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम भी लिखें। ठीक ना, कपास की खेती के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया कपास के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान आता है और भारत कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। यहीं पे दक्कन के पठार के क्षेत्रों में कपास का मुख्य उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में अगर कपास अगर फैला तो सबसे इसका मुख्य यानी कि सबसे पहले से अगर कपास कहीं पे पाया जाता था तो कहाँ पे, भारत में। ठीक ना, तो देखिए पठार यहाँ के कहाँ पे, दक्कन के पठार क्षेत्रों में कपास का मुख्य उत्पादन किया जाता है। कपास के उत्पादन के लिए एक खास भौगोलिक दशा होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, तो मृदा, कपास के उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा या फिर काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक ना, इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं या फिर बहुत कम होती है क्योंकि यह मिट्टी बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक ना, यानी कि अगर हम मृदा का बात करें कपास की खेती के लिए तो कैसी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, तो भैया आपको जलोढ़ मिट्टी चाहिए या फिर काली मिट्टी चाहिए। ठीक ना, और ये मिट्टी क्यों चाहिए, तो ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है और काली मृदा या फिर जलोढ़ मृदा क्या होती है, बहुत ही महीन होती है। ठीक ना, तो ये जल धारण करने का क्षमता इसका ज़्यादा होता है, यानी कि अगर एक बार इसको सिंचाई कर दें तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये पानी को स्टोर करके रखते थे। उसके बाद देखिए और दूसरा कारण क्या है भैया, तो जलवायु बेहतर होना चाहिए, यानी कि कपास उत्पादन के लिए उष्ण और समशीतोष्ण जलवायु जिसमें ग्रीष्मकालीन तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस और 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो या फिर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो ताकि फसल तैयार होते समय खुला मौसम आवश्यक है। ठीक ना, ये चीज़ें इसके लिए जलवायु में क्या क्या चाहिए, तो भैया तापमान, कितना तापमान चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, वर्षा होनी चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 50 से 100 सेंटीमीटर। अगर इतनी वर्षा नहीं हो रही तो सिंचाई का साधन होना चाहिए। ठीक ना, तभी, और जब पकने के समय मतलब यानी कि जब तैयार के समय में खुला मौसम की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि भैया काम करने के लिए क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। ठीक ना, काम करने के लिए क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। ठीक ना, यानी कि श्रमिकों की आवश्यकता जब कपास के उत्पादन होता है तो अधिक मात्रा में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जो कपास की ढेरियाँ तोड़ने और उनसे कपास निकालने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि सस्ते भी हो और कुशल भी हो, यानी कि काम ज़्यादा करे और मेहनत मतलब यानी कि पैसे कम ले। ठीक ना, ऐसे लोगों की आवश्यकता इसमें ज़्यादा पड़ती है। और क्या चाहिए, तो इस तरह से कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है जिससे कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। और भारत में कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे कपास की खेती प्रमुख मात्रा में की जाती है। और इन राज्यों में कपास उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं उपस्थित होते हैं जिससे दूसरे राज्यों की तुलना में कपास का उत्पादन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। कहाँ कहाँ पे, तो भैया गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब और हरियाणा। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग इनका जिक्र करेंगे। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक ना, आखिर हमें खनिज क्यों बचाने की आवश्यकता है। ठीक ना, हम इसका अंधाधुंध उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो हम लोग देखिए खनिज जो है, हम लोग खनिज के बारे में जानते हैं, खनिज के बारे में बात की कि भैया अगर ये एक बार समाप्त हो गया तो हम इसे दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि हम लिखेंगे कि खनिजों को एक बार उपयोग करने के उपरांत उसे दोबारा हम लोग नहीं पा सकते हैं। ठीक ना, खनिजों का दुरुपयोग किया गया तो आने वाली पीढ़ी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खनिजों की संरक्षण करना क्या है, आवश्यक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कोयला, तो कोयला भी एक खनिज है। अगर हम जितनी तेज़ी से आज कोयले का उपयोग कर रहे हैं, अगर इतने ही तेज़ी से अगर हम कोयले का उपयोग करते रहे तो आने वाली पीढ़ी यानी कि आने वाला जनरेशन आज से 20 साल 25 साल के बाद कोयला सिर्फ फ़ोटो या फिर वीडियो में देख के ही पता कर पाएगा कि भैया कोयला कैसा है, ओरिजिनल में वो कभी कोयला
देख भी नहीं पाएगा, ठीक ना, क्योंकि उसका भंडारण क्या है, सीमित है, और हम लोग इतना ज़्यादा अगर हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर लिखेंगे क्या कि खनिजों का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए, ठीक ना। खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक ना भैया, कि खनिज के जगह हम और कौन सी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ जैसे संभव हो धातुओं के चक्र उपयोग का बढ़ावा देना चाहिए, जैसे लोहे को गलाकर लोहा बनाना, सोने को गला करके सोना बनाना। यानी कि अगर हमारे पास कोई लोहे की वस्तु है और अगर वो ख़राब हो गई है तो उसे हम लोग ऐसे ही सड़ने के लिए न छोड़ते, बल्कि उसको गला करके फिर से उससे हम लोग लोहा प्राप्त कर ले, ठीक नहीं, क्योंकि लोहा आयरन पत्थर एक बार बनाया, उससे वो आसानी फिर उसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। एक बार अगर लोहा ख़त्म, यानी कि लोहा पूरी तरह से समाप्त, फिर से हम उसे नहीं पा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मृदा के संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे कि मृदा का संरक्षण से अर्थ है कि मिट्टी की ऊपरी सतह अर्थात मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने से मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। क्यों है, देखिए, मृदा के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या क्या, तो भैया हम लोग वृक्षारोपण करके हम लोग कर सकते हैं, मृदा को ऊपरी परत को कट के बहने से हम लोग उसको रोक सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने से हम लोग रोक सकते हैं। कैसे, तो जब हम लोग वृक्षारोपण करते हैं तो अत्यधिक वृक्षारोपण करने से क्या होता है, जो वृक्ष का जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ करके रखती है, यानी कि उसे एक जगह से दूसरी जगह बह करके जाने नहीं देती है, ठीक ना। और क्या लिखेंगे, तो पेड़ों की रक्षक मेखला बना करके, यानी कि हम लोग जैसे ये मान लीजिए आपका ये खेत है, तो आप खेत के साइड में हम लोग क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए, ठीक ना। अब जब हवा बह के आएगी, तेज़ हवा आएगी, तो तेज़ हवा इस पेड़ों से टकरा करके हवा का गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहीं पे ये जो ज़मीन में अगर हम लोग हल जोत करके अगर हम लोग यहाँ का मिट्टी को अगर ढीला किए हुए हैं, तो हवा इस मिट्टी को उड़ा करके एक जगह अब इस खेत से दूसरे खेत में नहीं ले जा पाएगी, ठीक ना। फिर लिखेंगे क्या कि चारागाहों का उचित प्रबंधन करके, ठीक ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई ढलान वाला क्षेत्र है, ठीक ना, इस तरह से ढलान वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे अगर जैसे ही घास उगा और पता चला कि यहाँ पे पशु रोज़ आकर के चर रहे हैं और घास को क्या कर रही है, कबाड़ दे रही है। अब रोड पर डे घास को कबाड़ा जाएगा तो यहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। अब जैसे ही बारिश होगा यहाँ पे बड़ा सा नाले बनेगा और पूरा वहाँ का मिट्टी बह करके चला जाएगा। तो इसलिए चारागाहों का उचित प्रबंधन भी करना आवश्यक है, यानी कि आज इस क्षेत्र में कल दूसरे क्षेत्र में उसको चराने के लिए ले जाया जाए, ठीक ना। उसके बाद पशु चारण पर नियंत्रण करके, रेतीले टीलों में कांटेदार झाड़ियाँ भी हमें लगानी चाहिए और ढाल वाले भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती करके भी कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात उसे विसर्जित करना, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि भैया जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो जल है उसका पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसमें जो कचरा है, जो उसमें केमिकल है, उसका पहले हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे, उसके बाद उसे क्या करेंगे, ज़मीन में बहाएंगे। तो उपयुक्त उपाय के साथ हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है, ठीक ना। आज मृदा का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर हम इसका अगर संरक्षण नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि मौसमी नदियाँ क्या हैं और इसके उदाहरण दें। मौसमी नदी हम लोग कहते किसको हैं, क्या लिखेंगे कि भैया मौसमी नदियाँ वैसी नदी होती है जैसे कि उनके नाम से पता चलता है। मौसमी का मतलब क्या हो गया कि भैया मौसम के साथ पानी मिलेगा, ठीक ना। बरसात के सीज़न में पानी मिलेगा, गर्मी के सीज़न में पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। यानी कि मौसमी नदी वैसी ही होती है जैसे उनके नाम से पता चलता है। वह अपने स्थान पर मूसलाधार बारिश के मौसम के दौरान नदियों को प्रभावित करती है, जहां उनका पानी उन्हें वर्षा से प्राप्त होता है, जो पहाड़ और पहाड़ियों से हजारों धाराओं के रूप में बहती है। एक बार बारिश का मौसम रुकने के बाद मौसम विपरीत हो जाती है और सूखे के मौसम में वो
चला जाता है, ठीक है ना। पानी वहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। नदी तब तक बहती रहती है जब तक उसमें पानी नदी में गिरता रहता है, जब तक कि यह छोटी धाराएं सूख नहीं जाती, और नदी तब छोटी और छोटी हो जाती है जब तक कि नदी अंततः पूरी तरह से सूख नहीं जाती। और यह सिलसिला साल दर साल क्या रहता है, जारी रहता है। हर साल क्या होता है कि बरसात के सीजन में पानी भर गया और गर्मी के सीजन में पानी का कोई अता पता ही नहीं रहा, ठीक ना। जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी नदी बन जाती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। यानी कि यहाँ पे देखिए बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन गर्मी के सीज़न में पानी बहुत ही कम है, ठीक ना। ठीक, फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक ना। भारतीय कृषि पर क्या लिखेंगे कि भारत की अधिकांश जनता जीविका निर्वहन के लिए किस पर आश्रित है, तो कृषि पर ही निर्भर है। सरकार के द्वारा भारतीय कृषि का वैश्वीकरण किया गया है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या क्या है, क्या लिखेंगे कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि तकनीक जैसे यंत्र का प्रयोग होने लगा है, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। और भारत में कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेज़ी से विकास हुआ है। आज भारतीय किसान व्यापारिक फसलों पर उत्पादन पर अत्यधिक बल देते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि जिसका मार्केट में ज़्यादा डिमांड है वैसे फसल हम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक ना। और हरित क्रांति का आगमन से उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग हो रहा है, जिससे उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और अधिक उत्पादन हो रहा है और अधिक मूल्य की प्राप्ति भी हो रही है, ठीक है। और वैश्वीकरण के कारण भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात भी हो रहा है, जिससे विदेशी व्यापार में भारत का योगदान में वृद्धि हो रहा है। और वैश्वीकरण के कारण बड़े किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ है एवं छोटे किसानों को वैश्वीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और वैश्वीकरण से जहाँ तक विदेशी व्यापार में भारत का योगदान क्या है, सराहनीय रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ज्योग्राफी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखें। अगर आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।